आप सुन रहे हैं एक कहानी, यह भी आत्मकथा, लेखिका मन्नू भंडारी। अब द्वितीय भाग। जैसा कि प्रथम भाग में हमने मन्नू भंडारी के आरंभिक जीवन के विषय में भली भांति पढ़ा समझा, और द्वितीय भाग को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रथम भाग के कुछ अंशों को पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से कथा हमें भली भांति समझ में आएगी। इसीलिए पहले हम कुछ अंश को पढ़ते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज़्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और ज़िद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब मन्नू भंडारी जी अपनी आगे की कथा बताएंगी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलू, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए थे हमने। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ खेला भी था। यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न कर दिया है और हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी हाव भाव, भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का विषय था। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक यानी 10वीं। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता अर्जित कर ली और प्राप्त कर ली, आप कह सकते हैं, और शायद उसने शादी करके कोलकाता चली गई। तो यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि शायद नहीं, पूर्ण रूप से वो शादी के योग्य हो गई थी और शादी उसने किया सुशीला ने और कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ, अपने होने का एहसास हुआ, ऐसा बता रही है लेखिका।
पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, यानी प्रिय शौक, हॉबी कार्य था, आप कह सकते हैं। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, यानी अग्नि में जैसे भभक रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ में नहीं आती थी या समझ नहीं थी, ऐसी बात कह रहे हैं लेखिका। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था, यानी दुखी रहती थी, यानी अच्छा नहीं लगता था इनको। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी ख़ास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती रहती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पार करके, यानी जब उन्होंने 10वीं पार की, 10वीं को उन्होंने जब पास किया, 10वीं पार करने का अर्थ है कि 10वीं जब उन्होंने पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, तो स्कूल का नाम क्या था? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, यानी वर्णमाला। 1 साल पहले ही कॉलेज बना दिया गया था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। कौन? सुशीला। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, यानी मन्नू भंडारी जी ने कदम रखा साहित्य की दुनिया में। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ाई हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरत चंद्र महान लेखक हुए हैं, शरत चंद्र और प्रेमचंद। तो कह रही है लेखिका कि साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद्र से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया, प्रभावित किया। सुनीता उपन्यास, उनका एक उपन्यास है जैनेन्द्र जी का, सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था पढ़कर इन्हें, यानी मन्नू भंडारी जी को। अज्ञेय जी की रचना, यानी एक उपन्यास है, वो उपन्यास है शेखर एक जीवनी पढ़ा उन्होंने, इसे भी पढ़ा और पढ़ने के पश्चात उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद लेखिका बताते हैं कि नदी के द्वीप पढ़ा, एक उपन्यास और है नदी के द्वीप पढ़ा, तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, एक इनकी रचना है जैनेन्द्र जी की, जैसे सुनीता है तो उसी प्रकार से एक त्यागपत्र भी है। तो जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा।
शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46 से 47 यानी सन 1946 से 47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? कोई संभव नहीं था, ऐसा बताना चाहती हैं। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोशो खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानू समझू, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती और क्या करती और क्या बताती हैं, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती और लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो ऐसा बता रहे हैं कि मनु भंडारी जी की भाई लड़की की ऐसी आदत थी कि लड़कों के साथ जब मैं जाती थी सड़कें नापती थी तो लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, या यहाँ पर ये बता रही हैं मनु भंडारी जी की जो उन्होंने आज़ादी का दायरा मेरे लिए सुनिश्चित किया था वो मेरे लिए उचित नहीं था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। अब इसका तृतीय भाग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।